और आइए आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। साल 2025 में जहां दुनिया के कई देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता देखी गई, वहीं भारत ने पिछले 10 साल से चल रही अपनी विकास यात्रा को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि इसमें सफलता के नए आयाम जोड़े। आर्थिक सफलता से लेकर विकास, नवाचार या सामाजिक सुरक्षा की बात हो, या बात हो वैश्विक वित्तीय भरोसे और निवेश की, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई इबारत लिखी है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बीते एक दशक में भारत को लेकर वैश्विक सोच में सकारात्मक बदलाव का सिलसिला 2025 में भी जारी रहा। वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय मंचों और रणनीतिक आकलनों में भारत को अब एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दीर्घकालिक योजना बनाता है, बड़े स्तर पर काम करता है और बिना शोर शराबा किए ठोस परिणाम देता है। आर्थिक समानता और सामाजिक सुरक्षा। विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के उभरते देशों में शामिल किया है। भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 दर्ज किया गया, जिससे भारत चीन, अमेरिका और सभी G7 तथा G20 देशों से आगे रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि लक्षित कल्याण योजनाओं, वित्तीय समावेशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण आर्थिक विकास का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया। ये दुनिया में सामाजिक सुरक्षा के सबसे बड़े विस्तारों में से एक है, जिससे करीब 94 करोड़ नागरिक कवर हुए और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा। वैश्विक वित्तीय भरोसा। करीब 2 दशकों बाद S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। एजेंसी ने इसके लिए मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, बेहतर सार्वजनिक वित्त, संरचनात्मक सुधार और नीतिगत स्पष्टता को वजह बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना। UPI वैश्विक स्तर पर होने वाले 49% रियल टाइम लेन देन को संभालता है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक वैश्विक मानक बन चुका है। वहीं वाशिंगटन में IMF वर्ल्ड बैंक बैठकों के दौरान IMF प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया। कौशल, नवाचार और तकनीक। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अनुसार 2014 से लेकर 2024 के बीच भारत ने अमूर्त संपत्तियों में निवेश के मामले में दुनिया की सबसे ऊंची वार्षिक वृद्धि दरों में से एक दर्ज की। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत डिजिटल स्किल्स में दूसरे स्थान पर रहा, जहां भारत कनाडा और जर्मनी से भी आगे रहा। गरीबी उन्मूलन और सतत विकास। पिछले 10 वर्षों में भारत ने 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। विश्व बैंक के अनुसार 5 राज्यों ने कुल गिरावट के 2/3 हिस्से में योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4% से घटकर 2022-23 में 2.8% रह गई। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के टॉप 100 देशों में प्रवेश किया। इस सुधार का श्रेय स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल गवर्नेंस में प्रगति को दिया गया। निवेश और बाजार। गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को ओवरवेट पायदान पर रखा। रिपोर्ट में मजबूत आर्थिक आधार, आय वृद्धि और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को कारण बताया गया। संस्कृति और विरासत। एक ऐतिहासिक निर्णय में दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाला ये 16वीं भारतीय परंपरा बनी। इसके अलावा यूनेस्को ने 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, जिससे भारत की ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत को वैश्विक मान्यता मिली। वित्तीय समावेशन और लोकतंत्र। विश्व बैंक की ग्लोबल फिनटेक्स 2025 के अनुसार भारत में बैंक खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या 2011 में 35% से बढ़कर 2024 में 89% हो गई। ये परिवर्तन 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण संभव हुआ। वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा मजबूत नेतृत्व में भी दिखा। अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया, जबकि फ्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जन संतोष के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल किया गया। शक्ति, नवाचार और AI। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 के 81वें स्थान से छलांग लगाकर 38वां स्थान हासिल किया। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में आर्थिक वृद्धि और सैन्य क्षमता के आधार पर भारत को मेजर पावर का दर्जा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया से आगे रहा। उधर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश बनकर उभरा। कुल मिलाकर 2025 में भारत को लेकर वैश्विक तस्वीर साफ रही। इनमें शामिल रहे आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समावेशन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रभाव। इन सभी मोर्चों पर भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जहां दुनिया के विभिन्न देशों में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं आर्थिक अस्थिरता है, लेकिन आपने देखा कि भारत किस तरह से पिछले 10 साल में जो भारत की रफ्तार है, 2025 में भारत ने उस रफ्तार को और तेज किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सर, पहला सवाल यह है कि हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई, भारत की किस तरह की रिपोर्ट रही है 2025 में। सवाल यह है कि पूरी दुनिया भारत की ओर क्यों आशा से देख रही है? उसके एक दो तीन मूल कारण हैं और बहुत अच्छे कारण हैं जो आपको भी प्रसन्न करेंगे, पर उसके पीछे बहुत मेहनत गई है। हम लोगों ने देखा है कि पहली बात, हम लोगों ने जो जनधन योजना शुरू की उससे सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है वो इनकम इनइक्वालिटीज नहीं बढ़ा रही है, सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने अब ये भी जानते हैं कि कुछ वर्षों से अनाज करीब 66% लोगों को दिया जा रहा है। ये नहीं कि वो बहुत अच्छा अनाज दिया जा रहा है, आप पनीर आप खाइए, फ्रूट खाइए, पर मूल तौर पर चावल, दाल और ऐसी कुछ चीजें दी जा रही। उससे क्या हो रहा है कि जो खर्चा हम लोगों का बेसिक लिविंग के लिए होता था, जो पॉवर्टी के नीचे लोग, गरीबी रेखा से नीचे लोग होते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। उसी तरीके मेडिकल फैसिलिटीज, जो ज्यादातर बीमारियां आती हैं उससे जेब बहुत खाली हो जाती है, और जो मध्यम वर्ग के लोग या गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इन कारणों से पहली बात, हर एक को एक अकाउंट मिल गया। वो जो अकाउंट मिला, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज की, उसको मोबाइल फोन से जोड़ दिया, जनधन अकाउंट खोला, मोबाइल से जोड़ा और आधार कार्ड पर अच्छी तरह काम किया तो सेफ अकाउंटिंग शुरू हो गई। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है खाने की और जो मेडिकल की, वो हमने प्रोवाइड कर दी। उससे क्या हुआ कि हम लोग इस टाइम पे बड़े प्रसन्नता से कह सकते हैं कि करीब 17 मिलियन लोग हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबका साथ सबका विकास, ये यहाँ से शुरू होता है। ये जो सफलता है, इसके पीछे राजनीतिक स्थिरता कितना बड़ा कारण है? जो पीएम मोदी के नेतृत्व को भारत की जनता ने लगातार साथ दिया है, पीएम मोदी के नेतृत्व का, ये जो राजनीतिक स्थिरता है, ये कितना बड़ा कारण है भारत की सफलता के पीछे? बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। उससे जो स्थिरता से नीतियां चल रही हैं, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है स्टेट को रन करने का, और वो स्टेट को काफी पीछे से काफी आगे ले जाने का, और उसके बाद आप सेंटर में आ जाते हैं, और आपने स्टेट को भी देखा है, अभी आप सेंटर को भी देख रहे हैं। तो आपकी जो नीतियां हैं वो सेंटर और स्टेट, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी फेडरेशन का रूप ले रही है, मिलजुल कर सारा काम हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके की स्थिरता, पॉलिटिकल स्थिरता चल रही है पिछले 10 वर्षों में, नीतियों में एकदम कॉन्टिन्यूटी चल रही है। बिल्कुल। जो आते साल 2014 में आपने जनधन योजना शुरू की, वो आगे 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 बढ़ती गई। उसके बाद आपने टैक्स रिफॉर्म्स शुरू किए, वो भी आगे आगे बढ़ते आए। आपने देखा है कि डायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म हो गया है। आजकल आप देख रहे हैं जो टैक्स रिटर्न दिए जा रहे हैं, सर, एकदम वक्त कम है, एक कर दिए। अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि अब 2026 शुरू होने वाला है, आगे की यात्रा, एक जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग बना दी गई है भारत की पीएम मोदी के नेतृत्व में, आगे की जो यात्रा है उसके लिए आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, एक बात तो आप ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि हम 6.5% से ग्रो करेंगे, पर हमने पहली तिमाही में 7 से ऊपर चले गए, दूसरी तिमाही में 8 से ऊपर चले गए। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन हो चुकी है, नीतियां स्थिर हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन पूरी दुनिया में अब लोहा मन गया है। अब अगले वर्ष में 2026 में पहली बात तो मुझे लगता है जो अनुमान ग्रोथ किया का है 6.5%, 7%, उससे हम कहीं आगे जाएंगे। 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो क्या सही चल रहा है? जिस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं चीजें, सही दिशा में जा रही हैं? दिशा ठीक है, पर आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मई में पहले नीति आयोग में कहा विकसित भारत, और 2 दिन पहले इकोनॉमिस्ट को फिर मिले और कहा कि विकसित भारत की ओर जाना है।
तो जब देश का प्रधानमंत्री इतना जोर दे रहे हैं विकसित भारत पे, ये होना ही होना है। जहां तक गति का सवाल है, जिस तरीके की पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है, उसमें 7, 7.5, 8% से बढ़ना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। प्रयत्न होना चाहिए कि 9, 9.5% से बढ़े। और मुझे लगता है जिस तरीके हम अपनी ग्रोथ को प्रोग्रेस कर रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ, फाउंडेशन के साथ, वो भी मुमकिन होगा। पर उसके लिए नीतियां थोड़ी और बनानी पड़ेंगी। जिस तरीके की नीतियां 2025 में बनी हैं, अगर उन्हीं के ऊपर हम बिल्ड करते जाएं, तो आप देखेंगे 9% की ग्रोथ हम लोगों के लिए मुमकिन हो जाएगी और फिर विकसित भारत 2047 में पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में वो कौन सी खबरें रहीं जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया।